तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ से बीकॉम फर्स्ट ईयर का सिलेबस भी स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए कोई नहीं जानता कि अभी लॉकडाउन हमारे लिए कितने टाइम तक और रहता है, खासतौर पर स्कूल कॉलेजेस के लिए। तो तब तक हम लोग ऑनलाइन क्लासेस को ही रीड करेंगे। और जैसे ही हमारा ऑनलाइन क्लासेस का कंटेंट जैसे ही आपका अनलॉक हो जाता है, स्कूल कॉलेज अलाउ हो जाते हैं गवर्नमेंट की परमिशन से, तो हम लोग फिर जो ऑफलाइन क्लासेस लेनी है फेस टू फेस क्लासेस को स्टार्ट कर देंगे। तब तक ऑनलाइन जो भी आपको डेली वीडियो मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि आप सब फर्स्ट ईयर में आपको पहले तो कॉन्सेप्ट पता नहीं है कि किस पैटर्न पर हमारे लिए एग्जाम होता है और क्या होता है। तो उसे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर समझ लें कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। आपका ना बेटा यहाँ जो बीकॉम में पेपर होते हैं, पैटर्न बिल्कुल आपका अब तक का 12th के कंपेरेटिव चेंज हो जाता है। यहाँ ना आप लोगों का जो एग्जाम पैटर्न आता है बेटा, उसमें 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन रहते हैं। तो 20 मार्क्स आप लोगों के लिए यहाँ से कवर होता है। 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होते हैं। 20 मार्क्स बेटा आपका यहाँ से कवर होता है। और आप लोगों का 20 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होते हैं। 60 नंबर आप लोगों का यहाँ से कवर होता है। इन सबको मिलाकर बेटा आप लोगों के 100 मार्क्स का पेपर बनता है। तो अब जरा सा अगर आप यहाँ पैटर्न देखेंगे ना, तो बिल्कुल ड्रामेटिकल चेंज है। 12 तक के में ज्यादा से ज्यादा 6 नंबर का क्वेश्चन होता था, यहाँ एक ही बड़ा क्वेश्चन आपका 20 नंबर का होता है। मतलब आप सोच कर देखो, एक क्वेश्चन गया, मतलब आप इमेजिन करो कितना मार्क्स चला जाता है। तो पैटर्न आपका ना बिल्कुल थोड़ा अलग पैटर्न है। 2 मार्क्स के बेटा हमारे लिए 10 क्वेश्चन रहते हैं जो 20 मार्क्स आपको गेन करा कर देते हैं। 4 मार्क्स के बेटा 5 क्वेश्चन जो 20 मार्क्स गेन करा कर देंगे। 20 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होते हैं जो 60 नंबर देते हैं। इन तीनों क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलती है। इन तीनों क्वेश्चन में आपको ना चॉइस मिलती है। चॉइस मिलने का मतलब रहता है कि आप ना बेटा यहाँ पर 2 क्वेश्चन मिलेंगे, किसी भी एक को आपको फाइट करना रहता है। अब पॉइंट आता है कि सर हमारे क्या क्या सब्जेक्ट हैं, उन्हें भी हम लोग एक बार देख लें। यहाँ ना बेटा आप लोगों को बीकॉम फर्स्ट ईयर में अगर आप लोग एग्जाम फाइट करेंगे तो 3 सब्जेक्ट मेन कहलाती है। एक आता है अकाउंट्स एंड फाइनेंस, बिजनेस मैनेजमेंट एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अकाउंट्स एंड फाइनेंस के 2 पेपर आपके होते हैं। एक को कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग और एक को कहते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। जरा सा कंटेंट को समझें हम। देखो आपको मेन तो कहूँ तो ये वही अकाउंट्स होता है, एक बिजनेस मैनेजमेंट होता है, बीएसटी कह सकते हैं, और एक आप लोगों का ना बेटा इकोनॉमिक्स होता है, मगर इनके कंटेंट बदल जाते हैं। अकाउंट्स में देखो आपने ना बिजनेस करने के मेन 3 रूप होते हैं। एक को कहते हैं एकांकी व्यापार जिसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, एक को कहते हैं बेटा हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म, और एक को कहते हैं कंपनी। इन तीनों की अकाउंटिंग के बारे में इसमें आपने 11th में पढ़ा, इन दोनों में आप लोगों ने बेटा 12th में रीड करा। अब अकाउंटिंग अकाउंटिंग तो जिंदगी भर पढ़नी बेटा, पीछा नहीं छोड़ेगी। तो आपको अलग अलग तरह की अकाउंटिंग पढ़नी होगी। फर्स्ट ईयर में आप जो अकाउंटिंग रीड करेंगे वो होगा आपके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग। सर ये क्या होता है? एक्चुअल में क्या होता है कि कोई भी प्रोड्यूसर है जो कि किसी गुड्स का प्रोडक्शन करता है, कोई भी ऐसा बंदा है जो कि किसी गुड्स का प्रोडक्शन करता है, वो ना ये चेक करना चाहेगा कि उसने जो गुड्स प्रोड्यूस करी है, उस प्रोड्यूस किए हुए गुड्स की कॉस्ट कितनी है। उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक अकाउंटिंग काम में लेते हैं जिसे हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ वही काम में लेते हैं जो किसी तरह की चीजों का प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरर जो है। आम व्यापारी के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग काम की नहीं होती है। तो इनके यहाँ पर जैसे आप ऐसे अकाउंटेंट चले जाएं जो किसी गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं और वो आपसे कहे कि हमें बताओ कि हमारे गुड्स का कितना कॉस्ट आया। मैंने मान लीजिए ये मार्कर बनाया, इस मार्कर का एक पेन को बनाने का मेरा कितना कॉस्ट आया है, ये मुझे अगर पता करना है तो उसके लिए एक अकाउंटिंग काम आती है जिससे हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। 6 मेन पेपर होते हैं आपके। उन 6 में से बेटा आपके ना ये दोनों प्रैक्टिकल है। ये भी 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल इन से 100 में से 100 ला सकते हैं। और एक स्टैटिस्टिक्स। सर स्टैटिस्टिक्स मीन मोड मीडियन वगैरह आपने पढ़ा होगा ना लाइफ में, वो सारा कंटेंट यहाँ आता है। ये भी 100 मार्क्स का पेपर होगा। ये दोनों प्रैक्टिकल है। 4 थ्योरी पेपर होंगे। बिजनेस मैनेजमेंट में एक पेपर होगा मैनेजमेंट का, ये थ्योरी पेपर है बेटा। और ये आपने जो 12th में मैनेजमेंट पढ़ा ना, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, लीडिंग वगैरह, ये सारा इसमें आएगा। एक बिल्कुल नया टॉपिक आएगा आपकी लाइफ में, ये होगा बिजनेस लॉ। ये थ्योरी टफ थ्योरी पड़ेगी। इस बिजनेस लॉ में बेटा बेसिकली ना आप लोग लॉ के बारे में पढ़ोगे। बिजनेस से रिलेटेड अलग अलग लॉ है, कौन कौन से कानून बिजनेस पर फॉलो होते हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट सबसे मेन है, उसके बारे में आप स्टडी करोगे। ये पूरा थ्योरी पेपर है। फिर एक और नया टॉपिक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। ये बिल्कुल इजी टॉपिक है आपका, बहुत इजी टॉपिक होगा, जिसमें आपका
गरीबी, बेरोजगारी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, अशिक्षा वगैरह, ये सारे पढ़ने होते हैं। फिर एक 12th में पढ़ा हुआ सिलेबस है आप लोगों का, और वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिल्कुल वो की वही इकोनॉमिक्स आप लोगों ने जो 11th 12th में पढ़कर आए हो, वही इकोनॉमिक्स यहाँ पर है। ऑल ओवर अगर मैं कहूँ ना बेटा, तो मेरे लिए यहाँ पर 6 मेन पेपर होते हैं। इसके अलावा भी 3 आपके ना कंपल्सरी पेपर होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, और एक गांधी अध्ययन कर कर एक नया एड हुआ है लास्ट ईयर से, वो आप लोगों को पढ़ना रहता है। उनमें आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने होते हैं, वो आपके मार्कशीट में रिजल्ट में नहीं जुड़ते। मेन आपके जो पेपर होते हैं वो 6 ही है, 3 तो और होंगे ही, वो तो 9 पेपर कुल होंगे, बट जो मेन सब्जेक्ट है मैं उनकी डिस्कशन कर रहा हूँ। तो 3 पेपर बाकी के जो होंगे ना बेटा, उनमें सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स लाने होते हैं, वो आपको सिर्फ पास करना होता है, वो आपके परसेंटेज में ऐड नहीं होते। तो परसेंटेज में ऐड होने वाले हमारे लिए 6 पेपर होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, मैनेजमेंट, बिजनेस लॉ, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। इनमें से 2 पेपर आपने ऑलरेडी बेटा रीड करे हुए हैं, मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स। तो ये आपको एज इट इज ही वही रीड करना है जो अपन ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है। बिजनेस लॉ की बात करें, ये थोड़ा सा आपका अलग टॉपिक रहेगा, और एक आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, ये तो आपका बहुत इजी है, तो आप सेल्फ आराम से कर सकते हो। मेन जो अब आपके ना क्लासेस अवेलेबल होती है, वो इन 2 सब्जेक्ट की अवेलेबल होती है प्रैक्टिकल। एक है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, और एक है बेटा आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। डेली आपको ना 2 क्लासेस में सेंड करूंगा ग्रुप में। जो भी ग्रुप में ऐड होना चाहे वो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लें, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर लें तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। इस ग्रुप से बेटा आपको डेली ये क्लासेस वगैरह अवेलेबल हो जाएगी। तो 2 क्लास आपको मिलेगी, एक मिलेगी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की, और एक आपको मिलेगी बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग की। अगर आप चाहें तो बिजनेस लॉ की भी हम लोग क्लास अरेंज करवा सकते हैं। तो अगर स्टूडेंट तैयार होते हैं तो अपन बिजनेस लॉ की भी बेटा क्लासेस अरेंज करवा देंगे, तो 3 सब्जेक्ट आपकी तैयार हो जाएंगी। अब मैं जो अभी फिलहाल स्टार्ट कर रहा हूँ ना बेटा, वो रहेगा आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। एक चीज और समझ लें, आपका ये जो सारे पेपर है ना बेटा, ये सारे पेपर 3 यूनिटों में डिवाइड होते हैं। एक होता है यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। 3 यूनिटों में बेटा आपका सिलेबस ना यहाँ पर डिफाइन होता है। हर यूनिट से एक एक 20 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा, और वो भी चॉइस में होगा, मतलब 2 क्वेश्चन होंगे, उनमें से एक आपको करने हैं। बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन ऑन एन एवरेज 33.33 मार्क्स, मतलब ऑन एन एवरेज कहते हैं तो 30, 32, 35 नंबर के बीच की तीनों यूनिटें आपकी डिवाइड होती है, जिससे आपको तैयार करना होता है आपके सिलेबस को। स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस क्या है, उससे पहले आप जरा सा ये समझ लो कि स्टैटिस्टिक्स होती क्या है। बेटा ना बेसिकली स्टैटिस्टिक्स हम लोग कहें ना, तो यूज आती है अगर आप लोग बिजनेस में किसी तरह का कोई फोरकास्टिंग करते हो। फोरकास्टिंग करने का मतलब अपन कुछ पता करना चाहते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। देखो बिजनेस में भी आपको फ्यूचर को एस्टिमेट करना जरूरी होता है। एस्टिमेट करने का मतलब आपको ये पता करना जरूरी होता है कि हमारे फ्यूचर में अगले साल क्या होने वाला है। मान लो हम लोग एप्पल कंपनी के सीईओ हैं, मान लो ना, मानने में क्या जा रहा है, मानना है तो अच्छा ही मानो ना। मान लीजिए हम लोग बेटा ना एप्पल कंपनी के सीईओ हैं, और हम लोग ये जज करना चाहें कि हमारी जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, मान लो 2020-21 जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें हमारी सेल्स कितनी होगी। क्योंकि हम जब ये अनुमान नहीं लगाएंगे, ये एस्टिमेशन नहीं कराएंगे, तो अगर आपने प्रॉपर एस्टिमेशन नहीं करा होगा ना बेटा, तो फिर ऐसी किस सिचुएशन में आपके सामने इशू ये आएगा कि अगर आपने फ्यूचर एस्टिमेशन प्रॉपर नहीं करा है, तो ऐसी सिचुएशन में दिक्कत हमारे सामने ये आती है कि आप ये जज नहीं कर पाओगे कि हम प्रोडक्शन कितना करें। अब आप प्रोडक्शन अगर जज नहीं कर पाओगे, तो आप ये जज नहीं कर पाओगे कि हम रॉ मटेरियल कितना डालें, कितने लेबर लगाएं, कितना प्लांट लगाएं। ये सब कुछ जजमेंट करने के लिए जरूरी है कि आप पहले ये एस्टिमेट करो कि सेल्स कितना होगा। अब मेरा सबसे ये क्वेश्चन है कि सेल्स कितनी हो सकती है, इसका अनुमान कौन लगाएंगे? कोई वैज्ञानिक थोड़ी लगाएंगे कि मौसम का अपन जैसे वो परीक्षण करते हो, सेल्स का परीक्षण कर लें। यहाँ पर ना इस सेल्स का एस्टिमेशन बेटा वो बंदे लगाते हैं जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स के टूल्स, बोले तो स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूलों को बहुत अच्छे से रीड करा हुआ है फ्यूचर में। पास्ट में बहुत अच्छे से स्टैटिस्टिक्स के टूल्स बेटा अगर रीड करे हुए हैं, तो वो बंदे इस तरह का बिजनेस का एस्टिमेशन आप लोगों को अच्छे से कर दे सकते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जब आप इन स्टैटिस्टिकल टूल्स को बात करें ना, तो जब भी हमें किसी भी स्टैटिस्टिक्स को यूज कर इस तरह के कोई अनुमान लगाने हो, जैसे ये हर कोई काम में लेता है। गवर्नमेंट भी ना जब अपना बजट बनाती है बेटा, तो बजट बनाने से पहले ये पता करती है कि हमारे लिए ना यहाँ पर कितना टैक्स रखना है, नहीं रखना है। ये सब रखने के लिए पहले स्टैटिस्टिक्स से बेटा कुछ चीजों की फोरकास्ट करती है।
इन चीजों का एनालिसिस करने के लिए 3 स्टेप बेटा हमारे लिए 5 स्टेप काम आते हैं स्टेट्स में टोटल मिलाकर। 5 स्टेप्स मिलाकर स्टेट्स बनती है। डेली में यहाँ नोट्स लिखवाता चलूंगा, उन नोट्स को आपको लिखते चलना है। कुछ पीडीएफ में भेजता रहूंगा, उनसे देखकर आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। लेकिन हाँ, पहले आप लोग ना बेटा ग्रुप में ऐड होंगे तो आपको प्रॉपर्ली बेटा वो सारी पीडीएफ वगैरह अवेलेबल हो जाएंगी। आज तो सिर्फ नॉलेज के लिए, आज कुछ आपको नोट नहीं करना है, सिर्फ चीजों को देखना है। तो एक तो होता है बेटा हमारे लिए कलेक्शन, एक होता है बेटा हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है बेटा प्रेजेंटेशन, एक होता है बेटा हमारे लिए एनालिसिस, और एक होता है इंटरप्रिटेशन। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स अवेलेबल करूंगा, तो जिनके जो हो वो उस अकॉर्डिंग बेटा मीडियम के अकॉर्डिंग आप डिक्टेट कर लें। कोई ज्यादा थ्योरी यहाँ है नहीं, बाकी सब चीजें इंग्लिश में मिलेगी, क्वेश्चन वगैरह फॉर्मूला वगैरह, तो वो तो कोई इशू नहीं रहेगा। तो ना बेटा 5 स्टेप होती है। पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि कलेक्शन ऑफ डेटा करते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा इन द सेंस जो आपको एनालिसिस करना है ना, उससे रिलेटेड रॉ मटेरियल इकट्ठा करना पड़ता है, उससे हम कलेक्शन ऑफ डेटा कहते हैं। जैसे मैं अनुमान लगाना चाहता हूँ कि अगले साल मेरी सेल्स कितनी होगी, तो पहले मैं कुछ पिछले सालों के डेटा इकट्ठे करूंगा कि मेरे पिछले सालों में कितनी सेल्स थी। फिर मैं उनको प्रॉपरली अरेंज करूंगा, ऑर्गेनाइज करूंगा मंथ वाइज, सीजन वाइज, ताकि मैं और डिटेल से एनालिसिस कर सकूं। उसे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। डेटा को इकट्ठा करने के बाद ना, कलेक्ट तो अपन ने कर लिया, अकाउंट्स देखूंगा पिछले 5 सालों के, उससे डेटा निकालूंगा, फिर प्रॉपर ऑर्गेनाइज करूंगा, एक प्रॉपर वे में लिख दूंगा इस साल में इतनी थी, इस साल में इतनी थी, या इस मंथ में इतनी थी, इस सीजन में इतनी थी। उसके बाद ना मैं इनको थोड़ा प्रॉपर में प्रेजेंट करूंगा, जिसे हम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहेंगे। सर प्रेजेंटेशन क्रिकेट मैच देखा है कभी? हाँ, सर कैसी बात कर रहे हो, इंडियन है ना, अपना जन्मसिद्ध अधिकार है क्रिकेट मैच देखना। तो आपने देखा क्रिकेट मैच में ना बेटा ऐसे ऐसे डायग्राम आते हैं, इस पहले ओवर में इतना रन बना, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, चौथे में इतना, पांचवें में इतना, छठे में इतना। आप मुझे बता सकते हो इन सभी 6 ओवर में से किसमें ज्यादा रन बने? सर बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन आए तो कितना मजा आ जाए। सर तीसरा ओवर में सबसे ज्यादा रन बने हमारे लिए। अब ना ये होता है प्रेजेंटेशन, कि किसी भी चीज को आप आसानी से देखकर बता दो कि आपके ना कौन सी चीज कितनी हुई है, उसे कहते हैं प्रेजेंटेशन। जरा सोचो, ये 50 ओवर का ऐसा ना बेटा आप लोगों के सामने ग्राफ नहीं आता और एक 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 पैराग्राफ लिखा हुआ जाता है, पहले ओवर में इतने बने, दूसरे में इतने बने, तीसरे में इतने, चौथे में इतने, पांचवें में, छठे में, 48 में इतना, 49th ओवर में इतना, और 50th ओवर में इतना बना। और फिर मैं आपसे कहूँ बताओ किस ओवर में ज्यादा बने, और बेटा मैच की अगली इनिंग खत्म हो जाती तो हम जज नहीं कर पाते कि इन 50 ओवर में से किसमें कम और किसमें ज्यादा बने। और वही चीज मैंने अगर नए ढंग से दिखा दी तो बहुत आसानी से मैं जज कर पाता हूँ कि मेरे किस ओवर में कितने बने और किस ओवर में कम या ज्यादा बने। इसको कहते हैं प्रेजेंटेशन, चीजों को ऐसा दिखाना कि हमारे लिए समझना बहुत आसान हो जाए। फिर होता है बेटा हमारे लिए एनालिसिस ऑफ डेटा। एनालिसिस ऑफ डेटा में हम लोग क्या करते हैं ना, कि कुछ फॉर्मूले यूज करते हैं, और फॉर्मूलों को यूज कर हम पता करेंगे कि हमारा अगले साल का सेल्स कितना होगा। मतलब हम लोगों को जो अनुमान लगाना होता है ना, ये अनुमान हमारे लिए एनालिसिस में पूरा होता है, एनालिसिस ऑफ डेटा में पूरा होता है। यहाँ पर कुछ अलग अलग फॉर्मूले जैसे आपने लाइफ में पढ़े होंगे, मीन, मोड, मीडियन, इन सबको हम लोग काम में लेते हैं, और काम में लेकर हम ये पता करते हैं कि हमारा अगले साल का सेल्स कितना होगा। तो हम लोगों का मकसद यही था एज ए सीईओ, हमें ये पता करना था कि हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सेल्स कितना होगा। और ये सेल्स बेटा हमारे लिए बनकर आ जाता है जब आप लोग ना बेटा यहाँ पर मीन, मोड, मीडियन के फॉर्मूलों को यूज कर लेते हो। तो आप सबके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, सर हमारा मकसद था 2020-21 के सेल्स का पता लगाना, और वो सेल्स हम लोग बेटा एनालिसिस ऑफ डेटा से सर पता लगा चुके हैं, तो फिर ये इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा क्या होता है? बेटा ना इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा तब काम आता है जब जैसे हमने जो अनुमान लगाया, मान लो 2020-21 में हमारी सेल्स होनी चाहिए थी 5 करोड़ रुपए की, और जब साल खत्म हुआ तो एक्चुअल में हमारी सेल हुई सिर्फ 4 करोड़ की। अंतर आ गया ना बेटा, अंतर आ गया। बोलो कितने करोड़ का अंतर आ गया? सिर्फ 1 करोड़ का अंतर आ गया। तो अगर डिफरेंस आ जाए, हमने जो अनुमान लगाया था उस फिगर में और एक्चुअल फिगर उसके बराबर ना हो, तो ये डिफरेंस किन कारणों से आया है, उन कारणों को पता किया जाता है और उसे दूर किया जाता है, ताकि अगले साल बेटा हमारे लिए ना एक्चुअल फिगर जो हम अनुमान लगाएं उसके बराबर आ जाए। तो जब ये डिफरेंस आ जाए तो उस डिफरेंस के कारणों को पता लगाकर उसको दूर किया जाता है। उसके लिए हम लोग जो प्रोसेस काम में लेते हैं उसे हम लोग इंटरप्रिटेशन कहते हैं। ये सब हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले चैप्टरों को सिर्फ आपको व्यू बता रहा हूँ कि स्टेट्स में बेटा 5 स्टेप्स काम आती है: कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन।
कलेक्शन में हम लोग जो एनालिसिस करना है उसके डेटा इकट्ठे करते हैं, फिर हम लोग उसे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बाद हम उन्हें दिखाते हैं प्रॉपर वे में ताकि आसान रहें चीज़ें, फिर फॉर्मूले यूज कर कर हम लोग एस्टिमेशन लगा सकते हैं। आखिरी में बेटा इंटरप्रिटेशन किया जाता है। इंटरप्रिटेशन में हम लोग ना बेटा जो हमने अनुमान लगाया है अगर वो एक्चुअल फिगर के बराबर नहीं है तो किन कारणों से वो नहीं है उन कारणों को पता कर कर हम लोग बेटा ना उसको दूर करते हैं, उसे हम लोग इंटरप्रिटेशन कहते हैं। तो इन पांचों को ही हमें डिटेल से पढ़ना होता है स्टेट जिंदगी में जब भी पढ़ते हो, और इन सबको मिलाकर आपके जो सिलेबस में प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं उन्हें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, थ्योरी नहीं, कुछ एक थ्योरी है वो अपन सबसे लास्ट में देखेंगे। प्रैक्टिकली हमें यूनिट फर्स्ट में बेटा 4 चैप्टर पढ़ने हैं, ये लिख लेना आप फ्रंट पेज पर, एक नोटबुक अलग से बना लेना, डेली अपने को नोट्स बनाते चलने। पहले में बेटा अपने को टेबुलेशन रीड करना है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, जो ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं ना वही क्लासिफिकेशन यहाँ पर है। फिर मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग रीड करेंगे, फिर हम लोग डिस्पर्शन निकालना। देखो अगर मैं हिंदी में यहाँ पर लिखूं तो टेबुलेशन का मतलब सारणियन कहलाता है, फिर क्लासिफिकेशन को हम लोग वर्गीकरण लिखेंगे, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन को बेटा हम लोग अपकिरण के माप लिखेंगे। ये 4 चैप्टर होते हैं, इन 4 में से दोनों तो 2 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए ही है, ये दोनों 20-20 नंबर के क्वेश्चन बनाते हैं, तो इन दोनों में से 20-20 नंबर का क्वेश्चन बनता है। यूनिट सेकंड में हमें 3 चैप्टर पढ़ने हैं। कोरिलेशन इसे सह संबंध कहते हैं, रिग्रेशन इसे बेटा ना प्रतीप गमन कहते हैं, और इंडेक्स नंबर बेटा इसे सूचकांक कहते हैं। ये तीनों ही 20-20 नंबर के चैप्टर के क्वेश्चन है, किसी में से भी आ सकता है। यूनिट थर्ड में अगेन 4 चैप्टर बेटा, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज इसे काल श्रेणी विश्लेषण कहते हैं, इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन इसे अंतःगणन व बाह्य गणन कहते हैं, बाह्य गणन हम लोग उसको बोलेंगे। फिर आएगा एपीजीपी एचपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको कहते हैं समांतर श्रेणियां, समांतर श्रेणियां। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को कहते हैं बेटा गुणांतर श्रेणियां, और हार्मोनिक मीन को कहते हैं बेटा हम हरात्मक श्रेणियां। नाम लिख लो, सब अपन पढ़ेंगे आगे। एक आएगा बेटा स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, इसको कहते हैं सांख्यिकी किस्म नियंत्रण। ये ना इंग्लिश मीडियम वाले यूं मत सोचना कि हिंदी कोई खास नहीं है, ये 2-4 जगह ही कुछ नाम लिखने हैं, बाकी तो कोई नहीं, सारा ये एक ही सेम ही रहता है। और यह भी बेटा ये हर चैप्टर 20 नंबर में बन सकता है। तो ऑल ओवर अगर हम लोग कहें ना बेटा 9 बड़े चैप्टर अपने को पढ़ने हैं, 4 यूनिट थर्ड में पढ़ने हैं, 3 यूनिट सेकंड में हम लोगों को पढ़ने हैं, और बेटा ना 2 चैप्टर हम लोगों को यूनिट फर्स्ट में बड़े चैप्टर पढ़ने हैं और बाकी के 2 छोटे रहेंगे। तो यहाँ इन सारे 9 टॉपिक को हम लोग 1 बाय 1 कवर करेंगे। जब तक आपका लॉक रहता है तब तक हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू कवर कर लेते हैं, जैसे ही आपका ओपन होगा उसके बाद हम लोग बेटा ना जो फेस टू फेस क्लासेस होगी उसको कंटिन्यू कर लेंगे। जो भी ग्रुप में ऐड होना चाहे बेटा वो इस नंबर पर मेरे को कांटेक्ट कर ले। ज़्यादा से ज़्यादा बेटा आप लोग वीडियोस को शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बेटा ना आप थोड़ा सिंसियरिटी के साथ ना इन क्लासेस को कवर करना भी रिक्वेस्टली कह रहा हूँ, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए, कि अपने पास एक सफिशिएंट टाइमिंग मिले इन कोर्सेज को पढ़ने का और रिवीजन करने का। ओके, थैंक्स अ लॉट। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी इशू देन यू आर फ्रीली कॉन्टेक्ट टू मी, आप यहाँ कॉन्टेक्ट कर बेटा आप लोग प्रॉब्लम का इशू कवर कर सकते हैं।